कई बार मुझसे लोग पूछते भी हैं कि भैया आपने शुरुआत कहाँ से की। मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कभी हम लोगों को टेबल कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए। हम लोग टाट बोरी पे बैठते रहे 8वीं तक। तो मैक्सिमम लोगों ने ये धारणा बना रखी थी, एक मिथ बना रखा था कि भाई देखो नौकरी तो मिलनी है पीसीएस में या फिर लोअर में। सर लोग पूछते थे कि भाई कब तक पढ़ोगे, जैसे लगता था कि यही पैसा दे रहे हैं, इनकी जेब से पैसा आ रहा है। मेरा घर 150 किलोमीटर था, मैं 7 महीने तक घर नहीं गया। मैंने कहा नौकरी लेके जाऊंगा और लेके गया। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला न हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रताप गोपेन्द्र, 2012 बैच का उत्तर प्रदेश कैडर का आईपीएस अधिकारी। और आज इस मंच पे मैं अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आया हूं। और ये जो लाइनें अभी मैंने कही हैं, इसके पहले मैं आपको बताऊं, मुझे वो कमरा याद है। रामानंद नगर एक छोटा सा स्थान है अल्लाहपुर में, इसी इलाहाबाद का एक स्थान है। उसका वो कमरा मुझे याद है, अनप्लास्टर्ड दीवारें। वहाँ पर मैं रहता था, मेरी तन्हाई रहती थी और कुछ चूहे, कुछ छछूंदरें रहती थी। वो 1 साल जो उस कमरे में मैंने बिताए, मुझे लग रहा है कि वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट टाइम था। वहाँ बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ अध्ययन करने की कोशिश की और उस तन्हाई का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। जब मैं पीछे मुड़ के कभी देखता हूँ कि जो यात्रा है, मेरी जो जर्नी है, वो शुरू कहाँ से होता है। कई बार मुझसे लोग पूछते भी हैं कि भैया आपने शुरुआत कहाँ से की? जो आपने तैयारी शुरू की या यूपीएससी के बारे में आपके दिमाग में आया, वो कहाँ से आया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गांव देहात से निकले हुए लड़के होते हैं, खास करके लोअर मिडिल क्लास के लड़के, उनका कोई सपना नहीं होता है, उनकी ज़रूरतें होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरतें ही कहीं न कहीं इंटरप्रेट होती हैं, चेंज होती हैं सपने के रूप में। जो हमारा जो कई बार हम लोग मोटिवेशनल स्पीचेज़ में सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं कि भई आदमी का सपना बड़ा होना चाहिए, या सपना वो नहीं है जो रात को सोने में आए, सपना वो है जो दिन को सोने ना दे, आपको रात को सोने ना दे। लेकिन मेरा मानना ये है कि आदमी की ज़रूरत होती है, सपने में वो उसको बदल लेता है। तो हम लोगों को भी ज़रूरत थी, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, जिस ग्रामीण परिवेश से निकल कर के आए हैं, वहाँ पर खेत थे, खलिहान थे, गाय थी, भैंस थी, चरागाह थे और सारी चीज़ें थी। लेकिन वहाँ कोई ये बताने वाला नहीं था कि आपको जाना कहाँ है, अगर आपको करियर बनाना है तो क्या करना है। 8वीं तक मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कभी हम लोगों को टेबल कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए। हम लोग टाट बोरी पे बैठते रहे 8वीं तक, था जहाँ से हमने हाई स्कूल पास किया और फिर इंटरमीडिएट हमने शिवली नेशनल इंटर कॉलेज से किया। स्ट्रीम हमने साइंस रखी और इसलिए नहीं कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, इसलिए कि साइंस को थोड़ा रेपुटेड माना जाता था। ये माना जाता था कि जो अच्छे लड़के होते हैं, जो जो पढ़ने में अच्छे लड़के होते हैं, वो साइंस लेते हैं और जो अच्छे नहीं होते, वो आर्ट साइंस में जाते हैं। तो हमने ले लिया, हमें कुछ नहीं पता था। पिताजी हमारी एक छोटी-सी डिस्पेंसरी चलाते थे, लेकिन ये था कि समाज सेवा करते थे और काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे, उनके यहाँ आते-जाते रहते थे। तो उनकी जो आय थी, इतनी तो थी कि हम लोगों की ज़िंदगी को सपोर्ट कर सके, एक अच्छे से पहनने के लिए, खाने के लिए उपलब्ध करा सके। लेकिन इतनी कभी नहीं थी कि हम लोग अपने आप को इनसिक्योरिटी फीलिंग से बाहर ला सकें। तो वो जो इनसिक्योरिटी थी, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट चीज़ देखी, वो जो इनसिक्योरिटी थी और जो आत्मसम्मान की भावना थी, उन 2 चीज़ों ने हम लोगों को जहाँ भी पहुँचाया, वहाँ तक हम लोग पहुँचे। तो जब मैंने हाई इंटरमीडिएट पास कर लिया, तो मेरे पिताजी का क्वेश्चन था कि अब तुम क्या करोगे? और मैं आपको सही बताऊँ कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा। हमारे एक पड़ोसी थे, भाई साहब थे, बहुत लंबे समय थे वो संघर्ष कर रहे थे इलाहाबाद में और उनकी वजह से ख्याति ऐसी बनी थी कि हम ये भी नहीं बता सकते थे कि हमको यही करना है जो ये कर रहे हैं। मैंने पहली बार उनसे कहा कि जो भाई साहब करते हैं, जो जैसा मैंने बताया कि जो मेरे पड़ोसी थे, मैं वही करूँगा। तो मेरे पिताजी, जिनके चेहरे पे कभी सिकन नहीं आती थी, उनके चेहरे पे सिकन आ गई कि मतलब ये अपरोक्ष रूप से कह रहा है या परोक्ष रूप से कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करूँगा ज़िंदगी में, क्योंकि पूरे लोगों ने ये मान रखा था कि भाई साहब ने कुछ नहीं किया, तो ये भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने एक अच्छे बाप की तरह कहिए या एक अच्छे मेंटर की तरह उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको जो करना है हम लोग तुम्हारे पीछे हैं, तुम करो। फिर मैंने यूपी कॉलेज बनारस में, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उदय प्रताप कॉलेज, वहाँ पर मैंने बीएससी की और बीएससी तक भी मुझे कुछ क्लियर नहीं था कि क्या करना है। मेरे साथ के सारे लड़के मेडिकल देते थे, उसमें से 6 लड़के डॉक्टर हुए। मेरे पिताजी ने 1-2 बार हिंट किया कि भाई तुम मेडिकल कर लो, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे नाम पर वो लोन लें। तो मैं कर क्या सकता था और रास्ता क्या था मेरे पास? काफ़ी थिंक अपॉन करने के बाद भी मुझे यही समझ में आया कि सबसे बेस्ट रास्ता यही है। जो यूपीएससी या यूपीपीएससी है, वो ऐसी जगह है जहाँ आप बिना पैसे की या कम पैसे में तैयारी कर सकते हो। और उससे भी बड़ा आकर्षण जो मेरे लिए था कि लंबे समय तक तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इलाहाबाद का एक ये जो एक मेंटालिटी थी कि कई वर्षों तक आप बता रहे हो कि साहब हम संघर्ष कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा आनंददायक विषय है। तो वो भी मेरे लिए बड़ा वो था। फिर मैं इलाहाबाद आया, सन 2004 की लास्ट में, 2005 की शुरुआत थी। मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है। जूलॉजी बॉटनी मैंने सब्जेक्ट रखा, चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और कुछ दिन तक मैंने संघर्ष किया। कुछ दिन क्या, मैं कहूँ कि 2 वर्ष तक मैंने संघर्ष किया।
तो जब मैं सेंटर से लौट के आता था तो कोई ये बताने वाला नहीं होता था कि भाई तुम्हारी बुकलेट में कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, क्योंकि यहाँ उस टाइप का माहौल नहीं था। माहौल इतिहास के लिए था, माहौल दर्शन शास्त्र के लिए था, सोशियोलॉजी के लिए था, हिंदी बैकग्राउंड के लोगों के लिए था। तो फिर कुछ लोगों ने समझाया, जो साथ के मित्र होते हैं, जो लोग आपको जानते हैं अच्छे से, उन्होंने समझाया कि भाई अगर तुम्हें सफलता पानी है तो तुम अपना विषय बदल लो। और फिर एक सुबह मैंने तय कर लिया कि मुझे विषय बदलना है। किसी के भी करियर में अगर आप देखोगे जो उतार चढ़ाव आती है, उसमें निर्णयों की बहुत बड़ी भूमिका आती है। जो डिसीजन होते हैं, अगर सही समय पे आपने सही डिसीजन ले लिया तो बहुत सारा चीज़ परिवर्तित हो जाता है। तो उस दिन का जो मेरा वो निर्णय था, उसी का एक नतीजा है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर के अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने निर्णय ले लिया कि भाई मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट मैंने जूलॉजी बॉटनी से चेंज करके सीधे इतिहास रखा। लेकिन एक विषय मैंने चुना, उस समय 2 विषय होते थे। मैंने एक विषय तो चुन लिया, इतिहास, और फिर बारी आई कि अब इसको शुरू कहाँ से किया जाए, क्योंकि कभी मैंने इतिहास नहीं पढ़ा था और कहाँ से इसकी तैयारी शुरू की जाए। तो हुआ कि कोचिंग ज्वाइन की जाए। कोचिंग उस समय हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर पे तिलक नगर एक जगह है, वहाँ एक टीचर थे, वो पढ़ाते थे। उनकी फ़ीस 3000 रुपये थी। फिर हम लोगों ने जुगाड़ लगाया, जो उत्तर प्रदेश का जुगाड़ होता है। फिर हम लोगों ने जाके कहा कि सर कुछ कम कर दीजिए, तो उन्होंने कम किया। उन्होंने कितना कम किया? 500 रुपये। उन्होंने 2500 रुपये बताए। और मैं आपको बताऊँ, मेरी औकात नहीं थी कि मैं एक बार में 2500 रुपये उनको दूँ। मैंने 5 किस्तों में वो 2500 रुपये दिए। 5 किस्तों में, मतलब उनका जो पैसा वसूल करने वाला था वो परेशान हो गया कि अब दे दो साहब। मतलब कोचिंग खत्म होने के कुछ दिन पहले तक वो किस्तें चलती रही, और उनके 2 सेगमेंट थे, 2-2 घंटे के। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे ये कोचिंग जल्दी से जल्दी खत्म करनी है। तो मतलब कुल मिलाकर के 2 घंटे 4 घंटे में लगातार पढ़ता था, और साढ़े 3 महीने में वो कोचिंग खत्म हो गई। फिर बारी आई सेकंड सब्जेक्ट की। फिर हम लोगों ने एक बार डिसाइड करने की कोशिश की, फिर निर्णय लेने के लिए सोचने लगे। तो मैंने कहा जो कॉमनेस्ट सब्जेक्ट है, अगर मैंने इतिहास यहाँ का कॉमनेस्ट सब्जेक्ट लिया है इलाहाबाद का, तो यहाँ के ट्रेडिशनल सब्जेक्टों में जो होगा वही मैं लूँगा। तो वो सब्जेक्ट मुझे मिला दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र का मतलब मैं समझता था भारतीय दर्शन, लेकिन उसमें बहुत सारा विटगेंस्टीन और पाश्चात्य दर्शन भी है, हीगल भी हैं। तो जब मैंने वो लिया और शुरू किया तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ले लिया तो ले लिया। फिर एक हमारे टीचर थे, उनका बहुत योगदान रहा है मेरे जीवन में। उनकी कोचिंग चलती थी कर्नलगंज थाने के जस्ट बगल में, वहाँ हम लोग जाने लगे। तो कोचिंग तो खैर जैसी थी वैसी थी, लेकिन सर जो थे वो मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते थे और मोटिवेट बहुत करते थे। उनके पिताजी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे। उनका लेक्चर हुआ, लेक्चर की थीम थी कर लो दुनिया मुट्ठी में। उनका विषय यही था कि जो एक चीफ एडिटर होता है किसी भी पत्र का, किसी भी अखबार का, वो किस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट को हैंडल करता है। जब सुबह अपने टेबल पे बैठता है तो बहुत सारे सब्जेक्ट को हैंडल करता है। तो जो तैयारी करने वाले लड़के होते हैं उनको भी चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैंडल करने होते हैं, तो कैसे उसको करना है, उस पर उनका 2 दिन का लेक्चर हुआ। और सर ने कहा कि इस पे जितने लोगों ने सुना है वो सभी लोग इस पे लेख लिख के ले आएंगे। मुझे डेट याद है, 25 दिसंबर 2006 मैंने लेख लिखा कर लो दुनिया मुट्ठी में। और फिर 29 तारीख को मैं बनारस के लिए जा रहा था। स्टेशन पे जैसे ही उतरा, सर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा तुमको लग रहा होगा कि मैंने फ़ोन क्यों किया, क्योंकि फ़ोन नहीं करते थे किसी को। मैंने कहा सर लग तो यही रहा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा लेख पढ़ के मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ। और मैंने पापा को दिखाया, तो पापा ने कहा कि यार इतना अच्छा तो मैंने बोला भी नहीं था। तो वो उस लेख को मैं अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। क्योंकि मुझे जो वो कहते हैं ना, काच उपसाद रहा बलवाना, कई बार आपके अंदर क्षमता तो होती है, लेकिन यू डोंट नो। आप अपने आप को खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। उन्होंने मुझे बताया कि भाई तू कर सकता है। फिर जब मैं वापस आया, उस लेख को उन्होंने फोटोकॉपी करके सबको बंटवाया। फिर उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि भाई ये वो हैं प्रताप गोपेंद्र जिनका लेख आपको बांटा गया, इन्होंने कितना अच्छा लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे आईएएस और आईपीएस देखे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब तुम सोचो कि तुम्हारा हुआ क्यों नहीं अभी तक, और तुम अपना दिमाग प्री पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि यू नो कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखना है। जिस दिन तुम्हारा प्री निकलेगा, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि तुम इंटरव्यू दोगे। और वो गारंटी बिल्कुल सच थी। मैंने 6 मेंस लिखे, 6 इंटरव्यू दिए, और मेरा 3 में सिलेक्शन हुआ। चौथा इंटरव्यू खैर मैंने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन उसमें इतना नंबर था कि एसडीएम तो बड़े कंफर्टेबली में बन सकता था। तो फिर इसके बाद फिर जब परिवर्तन होता है, जब आप विषय चेंज करते हो, तो धीरे धीरे चीज़ें लिंकअप होने लगती हैं। उसमें एक भाई साहब थे जो मुझसे 5 साल 6 साल सीनियर थे, तो मैं फिर उनके साथ रहने लगा काफ़ी अच्छा। तो उनका ग्रुप बहुत बड़ा था। उनका ये था कि कभी प्री रुकता नहीं था और मेंस होता नहीं था। एक कैटेगरी उत्तर प्रदेश में, यहाँ इलाहाबाद में, कि प्री रुकता नहीं और मेंस होता नहीं, कि 19 मेंस दिया है, 20 मेंस दिया है। कई बार ये भी समझ में नहीं आता कि इसको उपलब्धि कहें या कमजोरी कहें, बट हमको उसके ऊपर वो नहीं करना। तो हमने भाई साहब के साथ जब हम जुड़े, उनका पूरा ग्रुप जो था वो बहुत सीरियस बच्चों का ग्रुप था। मतलब वो ऐसा ग्रुप था जिसमें मैं जूनियर मोस्ट था, और सारे लोग ऐसे थे जो लगातार इंटरव्यू दे रहे थे, खास करके यूपी पीएससी के, जो पीसीएस और लोअर के इंटरव्यू होते हैं।
तो जब आप जहाँ पे रहते हैं ना, उन परिस्थितियों से एडॉप्ट करते हैं, चीज़ों को इम्बाइब करते हैं। तो हम लोगों को ये लग गया कि भई हम लोगों की जो जगह है वो पीसीएस है या लोअर है। यूपीएससी के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। यूपीएससी के बारे में कभी कोई नहीं सोचता था। ये लगता था कि भई पीसीएस में हो जाएँगे या यूपीएससी में हो जाएँगे, यूपीपीएससी में हो जाएँगे। तो मैं एक बार अपने ज़िले का कहीं से मुझे गज़ट मिला, इंग्लिश में लिखा हुआ आज़मगढ़ का गज़ट, तो मैं लेट के पढ़ रहा था। तो भाई साहब ने देखा, उनको मुझे लग रहा आश्चर्य भी हुआ, विस्मय के साथ उन्होंने पूछा कि भई ये आप पढ़ ले रहे हो? मैंने कहा साहब पढ़ ले रहा हूँ तभी तो पढ़ रहा हूँ। तो आप समझ भी ले रहे हो? तो मैंने कहा समझ भी ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़ के सुनाया, फिर उन्होंने कहा इसका अर्थ बताओ। मैंने अर्थ बताया तो उन्होंने कहा यार तुम तो आधी यूपीएससी पास कर लिए हो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंग्रेजी पढ़ लेने से और समझ लेने से कोई आधी यूपीएससी कैसे पार कर सकता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इलाहाबाद के लड़कों की एक बहुत बड़ी वीकनेस इंग्लिश हुआ करती थी, कि अंग्रेजी का जो क्वालिफाइंग पेपर आता था उसमें फेल हो जाते थे। तो मैक्सिमम लोगों ने ये धारणा बना रखी थी, एक मिथ बना रखा था कि भाई देखो नौकरी तो मिलनी है पीसीएस में या फिर लोअर में, और ये जो यूपीएससी है ये भोकाल बनाने के लिए है कि अगर प्री हो गया तो लोग खुश होंगे और जो नए लड़के आते हैं आगे पैर छुएंगे सीनियर्स का कि साहब आप तो बड़े मतलब जो है मज़ेदार आदमी हो और बड़ा मतलब। तो वो उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने कहा कि भाई देखो जब अगर हमारा पीसीएस का, लोअर का और यूपीएससी का तीनों में से एक साथ होता है तो हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं पीसीएस पे या लोअर पे, क्योंकि हमको पता है कि हमारी औकात क्या है, नौकरी हमको वहीं मिलेगी। तो हमने भी अपनी औकात बना ली, हमको लगा कि भाई नौकरी तो यहाँ मिलनी है, क्यों यूपीएससी के चक्कर में पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने वो बात कही तो थोड़ा-सा दिमाग में आया कि अगर यार ये बात कह रहे हैं और इसके पहले हमारे एक टीचर कह रहे हैं कि तुमको करना चाहिए, तो करना चाहिए। उनके कहने पे हमने पहली बार, जीवन में पहली बार 2008 का प्री भरा। यूपीएससी का, यूपीपीएससी तो करते रहे, यूपीएससी का हमने पहली बार प्री भरा और संयोग ऐसा था कि फिर उसमें क्वालीफाई कर गए प्री में। हमने कहा चलो अगर प्री हो गया है तो एक बार मेंस भी दे लेते हैं, क्या इसमें करने में क्या जाता है। और मैं सही आपको बताऊं, मेरा कोई सपना नहीं था, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम लड़कों की बात कर रहा हूं जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनके सपने नहीं होते, उनकी ज़रूरतें होती हैं। उसको आप सपना कह लो, उनको ख्वाब कह लो, आप उनकी जो भी कह लो अपनी कल्पना शक्ति से। तो हम लोगों की ज़रूरत थी और मन में एक असुरक्षा भावना थी कि अगर नहीं किए तो जाएंगे कहाँ। मतलब गाँव लौट नहीं सकते थे, इतने खेत थे नहीं कि हम खेती-बाड़ी जाके करते, कोई इंडस्ट्री थी नहीं। हम लोग के इलाके में इंडस्ट्री के नाम पे ईंट भट्ठा होता है, ईंट भट्ठे में काम करने की अपनी ना तो हिम्मत थी, ना तो क्षमता थी। तो कुल मिलाकर के ये था कि जाएँगे कहाँ? अगर नहीं करेंगे तो खाएँगे क्या? ये जो असुरक्षा भावना थी, मैं आपको बताऊँ कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ थी, और आज भी मैं लड़कों से कहता हूँ कि अपने अंदर अगर असुरक्षा भावना, तो उसको पैथोजेनिक ना बनाओ, उसको बीमारी का कारण ना बनाओ कि आप तनावग्रस्त हो और डिप्रेशन में चले गए, सुसाइडल हो गए। नो, आप उसको रियर करो, आप उसको ग्रो करो कि कैसे अपनी असुरक्षा भावना से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो थी वो आत्मसम्मान था, इसके पहले भी मैंने बोला। आत्मसम्मान का मतलब आदमी को कचोटता है, घर वाले भी पैसा देते हैं, घर वाले कभी नहीं पूछते हैं। एक हमारे मित्र थे, वो अक्सर कहा करते थे कि यहाँ चिंतक तो बहुत है लेकिन शुभचिंतक बड़े कम हैं। तो वो अक्सर लोग पूछते थे कि भाई कब तक पढ़ोगे? जैसे लगता था कि यही पैसा दे रहे हैं, इनकी जेब से पैसा आ रहा है। लेकिन समाज है, सोसाइटी, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हो, वो एक महत्वपूर्ण पद है। जब आप उस पे जाओगे तो आप लाखों लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करोगे, उसके लिए आप डिसीज़न लोगे। तो वो आपसे पूछता है, जब वो पूछता है तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, तंज भी होता है, और आदमी जो है ना थोड़ा खिंचाई भी करता है, मज़ा भी लेता है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होता है, तो वही सारी चीज़ें कैसे किस तरीके से एकजुट होकर के आपके लिए अपीज़मेंट बन जाती हैं, आपके लिए किस तरीके से वो एप्लॉज़ करना शुरू करता है, वो बाद में समझ में आता है। तो जब मैंने प्री क्वालीफाई कर लिया और मेंस दिया, संयोग अच्छा था, मेंस भी क्वालीफाई कर गया। पहली बार मुझे इंटरव्यू का मौका मिला। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? इलाहाबाद, हम लोगों के लिए तो दिल्ली बहुत बड़ी चीज़ थी। जब हम लोग गाँव से निकले, मुख्यालय मेरे गाँव से 22 किलोमीटर दूर था। मैं 18 वर्ष तक गाँव में रहा, भोजपुरी बोलता था और गाय-भैंसों के बीच में पला हूँ, खेत-बाड़ी में पला हूँ, पोखरे में नहाते थे, घूमते थे, तो कोई ज़रूरत नहीं लगती थी। फिर जब पहली बार आज़मगढ़ गया तो वो बड़ा शहर लगा, वहाँ से इलाहाबाद आया तो ये भी बड़ा शहर लगा। अब दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर था, वो तो महानगर है, कभी हम लोग गए ही नहीं। तो अब इंटरव्यू देने की बारी आई है, हम इंटरव्यू देने के लिए गए। अपनी सामग्री थी, अपनी चीज़ें थी। ऑटो से जब हम उतरे लोधी मार्ग पे यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ देख रहे हैं कि बड़ी-बड़ी गाड़ियों से, लग्ज़रियस गाड़ियों से लोग चले आ रहे हैं। बच्चे उतर रहे हैं, अपनी मम्मी-पापा का पैर छू रहे हैं, एक-दूसरे को हग कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, और हम लोग अपना पॉलीथीन में अपना डॉक्यूमेंट्स लपेटे हुए और दबाए हुए टहल रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, मतलब इतने बड़े-बड़े लोगों के बीच में हम कहाँ से आ गए यार, मतलब अजूबा टाइप का ये तो है। लेकिन मतलब कहीं न कहीं वो जो आपकी ज़रूरत है, जो बाद में ख्वाब बन जाती है और उसके आगे चल कर के वो आपकी दीवानगी बन जाती है, वो निश्चित तौर से कहीं न कहीं थी। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। फिर बाकी ये था कि भई एक नौकरी चाहिए, किसी तरीके से हमने एलएलबी भी शुरू किया, कंप्लीट नहीं कर पाए, लगातार प्री मेंस होता रहा, और फिर लोअर भी दिया और पीसीएस भी दिया। फिर 2007 लोअर जो था,
उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ पहली बार सिलेक्शन हुआ सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे। लोगों ने कहा कि भाई तुमने यूपीएससी का अगर इंटरव्यू दे दिया है तो इस चूहा दौड़ में क्यों शामिल हो रहे हो, और बात भी सही थी। काफ़ी हद तक कई लोग ऐसे थे कि बहुत अच्छा उनका कैरियर था, लेकिन उन लोगों ने किसी के तरीके से कोई नौकरी ज्वाइन कर ली और फिर वहीं पे स्टॉपेज लग गया। तो मैंने कहा कि भाई देखो, अब मेरे लिए ये बर्दाश्त के बाहर है कि मैं अपने घर वालों से एक भी रुपया लूँ। मेरे बस का ये नहीं है कि मैं नहीं ले सकता, मेरा आत्मसम्मान बिल्कुल इसको गवारा नहीं करता, तो मैं तो ज्वाइन करूँगा। फिर उसमें जब आप निर्णय ले लेते हो, ये भी निर्णय था और कठिन निर्णय था। जब आप निर्णय ले लेते हो तो लोग सपोर्ट करने लगते हैं। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने उसके पॉजिटिव साइड बताया कि भाई आप ज्वाइन करोगे, नई जगह पे जाओगे, नई चीज़ें सीखोगे, बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आएँगे, यू विल ग्रो। तो मैंने फिर ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग के समय भी मुझसे पूछा गया कि भाई अगर आप अच्छी पोस्टिंग के नाम पे आए हो तो आप सोनभद्र जाओ या गाजियाबाद जाओ। मैंने कहा मैं तैयारी के नाम पे आया हूँ। तो मेरी पोस्टिंग बनारस में हुई। बनारस से ही मैंने पूरी तैयारी की, उसके साथ चलता रहा। दिल्ली जब भी मैं जाता था तो सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए जाता था। वहाँ भी कुछ मेरे साथ के लड़के थे, उनके यहाँ रुकता था, खास करके ढाका गाँव है वहाँ पे रहते थे, उसमें से भी लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो जब हम लोगों ने मेंस दिया, प्री दिया, मेंस, और वो फिर एक क्रम जब शुरू हुआ तो लगातार वो क्रम चलता रहा। जो एक ग्रुपिंग हुई, जो एक ग्रुप बना, 7-8 लोगों का ग्रुप था, और मैं बताऊं कि उस 7-8 लोगों में सारे लोग सिलेक्ट हो गए हैं। मतलब लोअर पीसीएस में सारे लोग सिलेक्ट हैं, ट्रेजेडी ऑफिसर हैं, टीटीओ 2 हैं, एसडीएम हैं, आरटीओ हैं, डिप्टी एसपी हैं, सभी लोग हैं। तो हम लोग एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू करते थे, और वो ग्रुप इतना फेमस हो गया था हम लोगों का इलाहाबाद अल्लाहपुर वाले क्षेत्र में कि अल्लाहपुर के हीरो टाइप के हम लोग हो गए थे। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि चाय की दुकान पे खड़े हैं और चाय पी रहे हैं, और कुछ लड़के जो नए आते हैं ना, वो आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि अरे तुम वो जानते हो गोपेंद्र सर वाला जो ग्रुप है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जो चाय बेचने वाला था उसने कहा तुमने देखा है कभी गोपेंद्र सर को? तो उसने कहा कि नहीं साहब देखा तो नहीं। तो उन्होंने कहा ये है, इनसे मिलो। मतलब जो एक होता है ना, तो वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, अधिकारी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि यार ये तो अच्छा है, तो फिर मजा सा आने लगता है कि मतलब आप जब सफलता का स्वाद जो होता है ना, और वो भी जब लंबे संघर्ष और असफलता के बाद आपको मिलता है, तो उसका रस, उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो फिर यूपीएससी उसके बाद भी मैंने दिया, एक इंटरव्यू और दिया, उसमें भी असफल रहा। और मतलब मुझे लग रहा है मैं सारे फॉर्मेट में असफल भी रहा, फेल भी हुआ, और सारे फॉर्मेट में सफल भी रहा। मतलब लोअर में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, पीसीएस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर फाइनली यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2009 का ट्रेजरी अफसर का रिजल्ट, उसका रिजल्ट आया यूपीपीएससी का, पीसीएस का जिसको कह सकते हैं आप, उसमें मेरा ट्रेजरी ऑफिसर में हो गया। और उसके 20 दिन बाद इसका रिजल्ट आया, जिसमें मेरा आईपीएस में हुआ। और उस समय मैं नौकरी कर रहा था, सप्लाई की नौकरी कर रहा था। और एक रेड में हम लोग गए हुए थे, जांच में गए हुए थे, करीब बनारस से 40 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में था। वहाँ से मेरे दोस्त का फ़ोन आया दिल्ली से कि भाई रिजल्ट तो आ गया है, तो देख लो। मैंने कहा यार यहाँ तो सामने मेरे सुंदर सा खेत है, उसमें मुर्गियाँ चल रही हैं, मैं कहाँ से वो देखूंगा, मेरे पास तो नेट भी नहीं है मोबाइल पे। तो उसने कहा ठीक है मैं देख के बताता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कितना क्रेज होता है इन परीक्षाओं का, कि 5 मिनट बाद दूसरे बंदे का फ़ोन आया, उसने कहा कि तुम्हारी ये रैंक है, तुमको ये सर्विस मिलेगी और इस कैडर के साथ मिलेगी। मतलब ऑलमोस्ट इस कैडर के साथ। तो फिर मैं वहाँ से भाग करके अपने मुख्यालय गया, मैंने वो छोड़ दिया रेड। उसके बाद भी मेरे 5 चांस बचे हुए थे। मेरे फादर कभी मना नहीं करते थे। उन्होंने पहली और अंतिम बार मुझसे कहा कि भाई अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई यार, अब रहने दो। क्योंकि उनको इस बात का मोह था कि होम कैडर अगर मिल रहा है तो वो कहीं बिछड़ ना जाए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उनका क्रिएशन इसलिए हुआ था कि एक इलाके का आदमी दूसरे इलाके में जाकर के काम करे, लेकिन इसमें जो काडर होता है वो 1/3 जो होते हैं वो होम काडर के लोग होते हैं, बाकी 2/3 बाहर से आते हैं। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए था। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अपने जो न्यूरोलॉजिकल पावर है उसको नहीं रोक सकता था। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, और उसके साथ मुझे क्रिएटिव राइटिंग की भी आदत थी। और जो यहाँ मैं खड़ा हूँ या अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरी राइटिंग स्किल थी। मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास राइटिंग की स्किल ना होती तो शायद मैं यहाँ ना होता। और मैं आज भी जो बच्चे आते हैं मुझसे पूछने के लिए, मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि सबसे पहला काम तो लिखना शुरू करो, क्योंकि आपका मूल्यांकन लिखने पे होता है। आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है आपके लिखने पे। 80% आपका की जो मार्क्स हैं वो लिखने पे हैं। तो वो मैंने अपनी राइटिंग भी जारी रखी। और फिर मैंने अपने गाँव, जो छोटा सा गाँव जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं आया, जहाँ की मिट्टी और जहाँ की आबो हवा आज भी मेरी सांसों में, मेरे पूरे अस्तित्व में घुली मिली है, मेरे पूरी रूह में शामिल है। मैंने सबसे पहली किताब उसके ऊपर लिखी, फत्तनपुर मेरा गाँव मेरे लोग करके, 250 पेज की, और वो पब्लिश हुई। और फिर जो दूसरी किताब थी, मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक ट्रिब्यूट है, तो मैंने अपने जिले का इतिहास लिखा। और बहुत ही फैक्चुअल, तथ्यात्मक इतिहास, करीब वो 420-22 पेज की किताब है, रॉयल साइज में। और वो किताब अभी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हुई है। प्रथम पुरस्कार उसको इतिहास में मिला है।
नामित पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, जिसका 9 तारीख को कार्यक्रम होना है। उसमें 75,000 का पुरस्कार सरकार की तरफ से दिया गया है। जब आपके अंदर जो कह रहा हूं ना, आपकी जरूरत जब सपना बनती है और फिर वो दीवानगी में बदल जाती है कि नहीं हमको चाहिए, अब मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर 150 किलोमीटर था, मैं 7 महीने तक घर नहीं गया। मैंने कहा नौकरी लेके जाऊंगा और लेके गया। और जब ये चीज आ जाती है ना, तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो। पूरा ब्रह्मांड जो कहते हैं ना कि षड्यंत्र करने लगता है, कॉन्स्पिरेसी करने लगता है आपके लिए, वो होता है। तो लास्ट लाइन अपनी जो मैं क्लोजिंग लाइन हमेशा कहता हूं कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतो नानुपकरणे। जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं ना, उससे जो सफलता नहीं मिलती, उससे सक्सेस नहीं मिलती है। जो आपकी सात्विक सोच है, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको जब आप एक्युमुलेट करके और उसके माध्यम से जब आप प्रयास करते हो ना, तो वो प्रक्रिया बचती है। आप प्रक्रिया में आनंद लेना सीखो। कुछ संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो सुबह उठना भी संघर्ष है और दाढ़ी बनाना भी संघर्ष है। अगर आप उसको निगेटिवली लो, पॉजिटिवली लो, तो कुछ भी संघर्ष नहीं है। वो जीवन का एक पार्ट है और आप उसको एंजॉय करें। थैंक यू। जय हिंद। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में, तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल फॉर रियली हेल्प मी अलॉट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। थैंक यू जोश। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।